नमस्ते आप सबको। फिर से डॉक्टर सिन्हा प्लस में जुड़ने के लिए आपको सबको स्वागत। आज हम आ चुके हैं हिमाचल के रैस गांव में, जहां पर हम मिलने वाले हैं सुदेशना जी से, जो पाइन के पेड़ से जो नीडल्स मिलती है, ये जो नीडल्स आप देख पा रहे हो, ये नीडल्स से डिफरेंट टाइप ऑफ सोवेनियर्स, हैंडीक्राफ्ट बनाती है, जैसे आप ये देख पा रहे हो। तो आज हम सुदेशना जी से मिलेंगे, मिलकर उनसे बातचीत करेंगे, बातचीत करके ये जानेंगे कि उनका सफर कैसे शुरू हुआ, वो क्यों हैंडीक्राफ्ट में आए, हैंडीक्राफ्ट में आके उन्होंने लाइफ में क्या समझा, क्या सीखा। और एक बड़ी बात है, सुदेशना जी खुद क्लास 10 पास है, बट वो जो सिखाती है वो सिखाती है NIFT के बच्चों को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उनके बच्चों को वो सिखाती है। तो यहाँ पर एक बड़ा संदेश आता है कि आपका डिग्री से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल सेट। तो आज हम वार्तालाप करेंगे सुदेशना जी से। नमस्ते सुदेशना जी। नमस्कार सुदेशना जी, जी सर। आप इसमें कब से हो? 2007। 2007। इस लाइन में क्यों आए? मतलब पाइन का जो नीडल्स है इसके ऊपर काम कर लिया, ये अचानक से शुरू किए, क्या मतलब क्या दिमाग में आया? सर मैं पहले एक NGO में काम करती थी। अच्छा। शुरू में मैं थी क्रैच वर्क। क्या वो क्रैच वर्क थी मैं। वो क्या होता है? छोटी छोटी बच्चे होते हैं सर। अच्छा, क्रैच। ओके, ओके। 0 से लेके जो 5 साल तक बच्चे होते हैं, जी जी उनको जैसे ABC पढ़ानी है, जो उसका बेसिक जी जो एजुकेशन है वो दे दी उसको, जी। है ना। वो थी मैं। उसके बाद मैं जैसे 3-4 साल वो क्रैच वर्क कर रही। उसके बाद मैं आई सुपरविजन पे। तो जो क्रैच थे उनका सुपरविजन करती थी मैं। फिर उसके बाद मैंने पंचायती राज पे काम किया। फिर पंचायती राज में मैंने दिल्ली से एक संस्था है प्रिया करके, पार्टिसिपेटिव तरक्की, उसके साथ काम किया मैंने पंचायती राज की। वो जो संस्था है दिल्ली से, वो पूरे हिमाचल में 5 डिस्ट्रिक्ट में काम करती थी। वो किस तरीके का काम था? पंचायती राज, जैसे पंचायत प्रतिनिधि जो होते हैं उनको जागरूक करना। आपने जो आपने बताया ना, यहाँ पर पहले तो आप क्रच में काम किया। जी सर। फिर आपने पंचायती राज में काम किया। वो जो पंचायती राज में जो आप काम कर रहे थे, जी, किस तरीके का काम? पंचायती राज में सर ये काम था मेरा, जैसे जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं उनको अपने जैसे कर्तव्य के प्रति जागरूक करना। उसके लिए हमारी TOT होती थी। जैसे SSK मैं गई थी, मैं लखनऊ। क्या होता है? SSK ये सहभागी शिक्षण केंद्र है ये ना। अच्छा। लखनऊ में जो कि जागरूकता को, जैसे जो वो थे ट्रेनिंग और ट्रेनर, वो ट्रेनिंग देते थे वो ना, जैसे हमें सिखाते थे कि हमने आगे लोगों को ट्रेनिंग कैसे देनी है। ये ऐसा चीज है जहाँ पर ट्रेनर को ट्रेन किया जाए। हाँ जी। ताकि वो जाके किसी और को कैसे ट्रेन करें। हाँ जी। इसमें आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, आपने उसमें मतलब ये प्रोसेस कैसे हुआ? मैं सर NGO में काम करती थी ना, कांगड़ा महिला सभा करके हमारी यहाँ एक लोकल NGO है। वो उस संस्था में काम करती थी मैं। तो मैं जब क्रैच में काम करती थी तो उसके बाद मैंने नबार्ड के साथ काम किया। अच्छा। तो नबार्ड ने क्या किया था कि जो NGO थे उनको SHG फॉर्मेशन का एक प्रोजेक्ट दिया था। SHG क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, जो जैसे ग्रामीण लेडीज होती हैं, उनको छोटी छोटी सेविंग कैसे करोगे, माइक्रो सेविंग। हाँ जी। वो प्रोजेक्ट दिया था उस संस्था को, तो वहाँ पे भी मैंने काम किया, SHG फॉर्मेशन का काम किया था। तो मेरा वो काम उनको NGO वालों को भी पसंद आया और नबार्ड वालों को भी पसंद आया। फिर मेरे सिलेक्शन उन्होंने पंचायती राज में कर दिया। हाँ जी। आपको क्यों लगता है क्या काम उनको पसंद है? सर मेरा पता नहीं, उनको पता होगा कि क्या काम पसंद है। सर मैं अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करती हूँ। अगर जैसे मानो ये बच्चे आए मेरे पास सीखने बैठे हैं, तो मैं इनको प्यार से समझाऊंगी, प्यार से सिखाऊंगी। ये नहीं है कि इनके ऊपर एकदम इनके ऊपर जबरदस्ती हावी करेगी, नहीं, सीखो सीखो सीखो। मेरे को पता चल जाएगा कि कौन बच्चा सीखने वाला है, कौन नहीं सीखने वाला है। जो नहीं सीखेगा, जो नहीं सीखने वाला हो, उसको भी मैं कोशिश करूंगी, भरपूर कोशिश करूंगी। अगर वो सोच बोलेगा कि नहीं मेरे से होता ही नहीं है, फिर भी मैं उसको बार बार उसके लिए बोलूंगी कि नहीं बेटा करो, कोशिश करो, आप कोशिश करो, हिम्मत करो। आप हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पता नहीं उनको। आप ईमानदारी और प्यार दोनों से कोशिश किए। हाँ जी। और
आगे वाला जो बच्चा है जी सर। इसमें से कौन सा बच्चा को इंटरेस्ट आ रहा है और कौन सा बच्चा बस टाइम पास कर रहा है, हाँ जी। ये आपको कैसे पता चला? सर बड़ा अनुभव हो गया मेरा, 32 साल का। हम सबसे अगर थोड़ा सा शेयर 32 साल का अनुभव है सर अब मेरा फील्ड वर्क का सर। क्योंकि मैं जब शादी हुई थी ना, तो शुरू से ही मैं सोशल वर्कर हूँ। शुरू से ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। मैंने जैसे छोटे छोटे क्रैच में काम करती थी, तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कैसे पढ़ाना, प्यार से उनको कैसे, छोटे बच्चों से बड़े बच्चों को पढ़ाना आसान है, छोटे बच्चों का बेस बनाना बहुत मुश्किल होता है। आई एग्री, मतलब ये मैं बहुत आपसे अग्री करता हूँ। किसी से मेरा वार्तालाप हो रहा था कल जी, और उनको मैं ये बोल रहा था कि जो मॉन्टेसरी के टीचर होते हैं ना, जी सर, जो नर्सरी में एलकेजी में पढ़ाते हैं, जी सर, उनका काम सबसे मेहनत वाला होता है कंपेयर टू जो हम प्रोफेसर हैं, जो हम यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाते हैं, तो पीएचडी स्कॉलर्स को सुपरवाइज करते हैं, मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बहुत इजी है, कंपेरेटिवली इजी है। एक्सपर्टाइज से आ रहे हैं और वो एक मैच्योर ब्रेन को हम समझा रहे हैं, बट और मैं आपका भावनाओं को पूरा कर देता हूँ। तो हाँ, तो उसके बाद कैसे पढ़ाते हैं, फिर वही क्वेश्चन सर मेरे को से पता चल जाता है क्यों लेडीज के साथ भी मेरे को ऐसा ही है कि लेडीज बैठी होगी ना, पता नहीं क्यों उसके दिमाग में आ जाता, खुद भी आ जाते हैं, मेरे को खुद नहीं पता कि मैं मतलब जैसे होता है ना, देख के समझ के बॉडी लैंग्वेज, हाल चाल, बोल चलन, आंखों का हिसाब, हाथ, कुछ तो ऑब्जर्व होता है बॉडी लैंग्वेज। जी उनका इंटरेस्टेड अगर स्टूडेंट है, हाँ जी, तो बेसिक बॉडी लैंग्वेज या उसका जो सर अगर इंटरेस्ट होगा, अगर माना कि इंटरेस्ट है, अगर मैं हूँ तो मेरे में अगर इंटरेस्ट होगा तो मैं बार बार कोशिश करूंगी उस काम को सीखने के लिए, और वो एक दिन वो काम मेरे को आएगा और मैं कर पाऊंगी उसको। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तो ना तो कुछ बॉडी लैंग्वेज समझ में आएगी किसी की, ना उसकी आंखों से पता चलेगा, ना उसकी कहीं से पता चलेगा, वो एनर्जी नहीं रहेगा उसमें, नहीं, वो एनर्जी का गेम है, सिर्फ इंटरेस्ट सबसे बड़ी बात है सर। इंटरेस्ट पे अगर जैसे बच्चे आते हैं मेरे पास, कितने सारे बच्चे आते हैं सर हर साल, मैं महीने दूसरे महीने में मेरे पास बच्चे आते ही रहते हैं सर। तो मैं देखती हूँ कि जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा ना, वो बार बार आंटी आंटी ये बताओ, आंटी ये बताओ, जो नहीं वो सब फोन लेके साइड में बैठा रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं, जैसे कि सर ने उसको यहाँ भेजा है और वो बात अपनी बातों में मस्त है, 4-5 दिन निकल जाएंगे, वो पता नहीं क्या रिकॉर्ड देगा मेरी, वो उसको पता होगा। तो ये पता चल जाता है सर, ये मुझे भी पता चलता है कि बच्चा जो आया है, मैं उसको कोशिश करती हूँ कि नहीं बच्चे आप आए हैं तो आप भी बैठो, हमारे बीच में बैठो, तो जैसे जो मैं बोल रही हूँ उसको आप रिकॉर्ड करो या कुछ करो, पर उसको अपने उसमें ही वो मत होता है। इस पर तो सबसे बड़ी बीमारी फोन की है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो ऐसा एक औजार है, हाँ जी, वो आपको हानि पहुंचा सकता है, हाँ नहीं फायदा भी करवा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब 5-10 बच्चे आए और 10 का 10 कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, बस आए अटेंडेंस पूरा कर या प्रोजेक्ट दिया कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी प्रोजेक्ट खत्म करके बस अटेंडेंस लगाना है, आपके अंदर वो एनर्जी आता है काम उनको सिखाने की? बिल्कुल सर, मैं पूरा प्रयास करती हूँ। मेरे पास उन्होंने सर ने अगर मेरे पास भेजा है तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं इनको समझाऊं या इनको सिखाऊं, वो चीज मेरे पे भी डिपेंड करती है। तो सर अगर मेरा ही सिखाने वाले का इंटरेस्ट नहीं होगा तो सीखने वाला क्या करेगा? और ठीक उसका उल्टा सिचुएशन अगर हो, हाँ जी, 5 या 10 जो भी बच्चे आएगा जी, एक बंदा बड़ी इंटरेस्टेड, हाँ जी, उस समय आपका एनर्जी लेवल सेम ही होगा। मेरा तो सिखाने का ही तरीका है कि मैं सिखाऊं। अगर बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं और ज्यादा उनको सिखाने की कोशिश करूंगी। मैं बच्चों को सिखाती नहीं, सही ना, बच्चों से सीखा भी मैंने बहुत कुछ है, क्योंकि जब मैंने ये क्राफ्ट शुरू किया था ना सर, तो ये बास्केट बना लेती थी, फ्लावर पॉट बना लिया, मैट बना लिए, जो नए नए डिजाइन है वो मेरे को इन बच्चों ने सिखाए हैं। के बच्चे है ना, ये नए नए डिजाइन लेके आते हैं कि आंटी ये वाला डिजाइन बनाओ, आप ये डिजाइन हम बनवाएंगे। तो जो सर यहाँ से कुछ बच्चे पढ़ के गए हैं, उन्होंने अपने अपने ब्रांड बना रखे हैं, तो वो बच्चे जब उस प्रोडक्ट की वो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो मैं ही बनाऊंगी ना, तो मुझे ही ऑर्डर देते हैं, मैं ही बना के देती हूँ उनको। जो भी टीचर सुन रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है, संवाद है,
सीखने की कोई उम्र नहीं होता और सिखाने वाला का भी कोई उम्र नहीं होता। आप छोटे वाले बंदे से भी सीख सकते हैं, स्टूडेंट से भी सीख सकते हैं। सो टीचर इज ऑलवेज अ टीचर एंड टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर। सो जैसा सुदेशना जी ने बताया कि वो जो स्टूडेंट उनसे सीखने आते थे और उनमें से जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत पैशनेट हो जाते हैं, उनसे सुदेशना जी को सीखने को मिलता है और वो खुद उनसे अलग अलग डिजाइन, अलग अलग आइडिया सीखते हैं और वही चीज फिर आगे भी बढ़ाते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है। जो भी ऑडियंस में अगर कोई टीचर है, कोई कोई चीज का टीचर हो, ये नहीं कि स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का टीचर, कोई भी फील्ड में, चाहे वो आप मछली पकड़ना ही सिखा रहे हो या चाहे वो आप पहाड़ चढ़ना ही सिखा रहे हो, एनी इंस्ट्रक्टर और टीचर, दिस मैसेज इज फॉर एवरीवन। इफ यू स्टॉप लर्निंग यू आर स्टैग्नेंट। आप वहीं पर आपका जो एनहांसमेंट है वहीं पर पॉज लगी। गलत तो नहीं बोला? नहीं, सही है ना? सही सर, बिल्कुल सही। अब आते हैं आपका वही स्टोरी में फिर से वापस। जी सर। आप एनजीओ ज्वाइन किए? जी ज्वाइन किया सर। फिर मैंने पंचायती राज में काम किया। तो पंचायती राज में 5 डिस्ट्रिक्ट में वो एनजीओ काम करती थी सर। तो मैं और हिमाचल में मैं फर्स्ट आई थी। तो मेरे को सर 11 दिन का एक्सपोजर मिला बांग्लादेश का, क्योंकि ये जो एसएचजी फॉर्मेशन का जो ये कंसेप्ट है सर, ये बांग्लादेश से ही शुरू हुआ था। मोहम्मद यूनिस हाँ जी, वो फंडा। हाँ जी। तो वहाँ पे मेरे को 11 दिन का एक्सपोजर मिला। तो वो प्रिया जो संस्था थी, वही लोग, उन्होंने पासपोर्ट बनवाया मेरा, उन्होंने टिकट करवाई, उन्होंने सारा कुछ किया। वो साथ गए सर। एनजीओ वाले की पंचायत? एनजीओ वाले सर, एनजीओ वाले। हाँ जी। मैं एनजीओ का नाम क्या था? प्रिया पार्टिसिपेट इन रिसर्च इन एशिया। अच्छा। ये दिल्ली में संस्था सर, बहुत बड़ी संस्था है ये। बढ़िया बढ़िया। फिर उसके बाद वहाँ पहुँच के? हाँ जी, पंचायती राज में काम करके मैंने वो बांग्लादेश का एक मेरे को एक्सपोजर मिला। तो ये जो जब मैं बांग्लादेश गई सर, तो हवाई यात्रा मेरी ये पहला वो मौका था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी हवाई यात्रा करूँ। पर वो मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा वो था मेरे लिए कि कभी, जैसे कोई बोलता था कि हम जहाज में बैठते हैं, तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है हम कब बैठेंगे, हमारी जिंदगी है नहीं कि हम भी कभी हवाई यात्रा करेंगे। तो सर वो मेरे को मौका मिला। उसके बाद मैं फिर सर वापिस आई। तो ऑफिस में ऐसे ही हम जैसे 4-5 लोग थे, मैं चेयरपर्सन थी उस टाइम, और विवेक शर्मा थे, कुरुक्षेत्र से थे वो ना, वो थे यहाँ, वो अलग अलग एनजीओ में काम करते थे। हिमाचल में एनजीओ थी ना, उनके साथ काम करते थे। तो वो हमारे एनजीओ में भी यहाँ कांगड़ा मेला सब ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन्होंने एक दिन बोला कि कृष्णा जी कुछ पाइन के ऊपर करते हैं। जैसे गाइडेंस उनकी है मेरे को ना कि कुछ पाइन के ऊपर करते हैं। मैंने बोला कर लेते हैं पाइन के ऊपर। फिर क्या करेंगे पाइन के ऊपर? फिर हमने क्या किया सर कि एक ना प्रोजेक्ट बनाया 80,000 का। वो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। साल का बात है ये 2005 सर। 2000 आज से लेके 20 साल पहले? हाँ जी, 2005-6 में था ये। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सबमिट किया। वो 80,000 का था, वो 20,000 का वो सैंक्शन हुआ वहां से। तो हमने फिर वही 2 सब्जी बनाए 10 लेडीज के, और वहां पे उनको ट्रेनिंग दी हैंडमेड कार्ड के ऊपर। जैसे ये पति है ना सर, इनको काट काट के कुछ वो नक्काशी, तो फूल बना दी, कहीं घर बना दिया, ऐसा सब बनाया। तो हमने जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्लोजिंग के लिए बुलाया, 10 दिन का प्रोग्राम था, वो क्लोजिंग के लिए बुलाया, तो कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी बोला कि आप कर तो रहे हैं इसके ऊपर काम, पर इसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये पाइन की जो खपत है बहुत कम हो रही है। फिर हमें लगा कि नहीं, हमें भी कुछ तसल्ली हुई। खपत का मतलब कि कंजम्पशन? हाँ जी। किस चीज में जनरली पाइन का खपत होता था इससे पहले ये काम? कुछ भी नहीं सर, कोई जैसे लोग उठा के लाते थे घरों में, पशुओं के नीचे बिछाते, वो भी यहाँ नहीं सर। वो जैसे अपर जो हिमाचल में जहाँ पर ठंड बहुत होती है, ठंड बहुत होती है वहाँ बेड हाँ जी गर्म रखने। और हमारे यहाँ तो ये जो पाइन है सर, इसका कोई काम नहीं। इसका काम ये था कि जब ये मार्च से लेकर जून तक जो गिरेगी, अगर थोड़ी सी भी चिंगारी पड़ गई तो पूरे के पूरे जंगल नुकसान ही नुकसान है। तो फिर 2007 में हमने क्या, वो प्रोजेक्ट से हम कुछ नहीं हुए, दिमाग में कुछ तसल्ली नहीं हमारे दिल में। फिर हमने क्या किया कि मेरे को वो विवेक जी बोलते कि, मैंने बोला कि जो पुराने जमाने में जो हमारी नानी दादी हुआ करती थी, वो एक हमारे यहाँ लोकल घास होता है सर, उसकी टोकरियां बनाया करती थी।
तो जो लंबी लंबी घास होती लंबा लंबा घास होता है, और खजूर के पेड़ होते हैं यहाँ हिमाचल में, खजूर के पत्तों से उसकी वीविंग करते हैं, आज भी बनाती है है, वीविंग का मतलब? बुनाई करती है। जैसे ये धागा लगाया है ना सर, अच्छा, ये धागे की जगह वो खजूर के पत्ते लगाए, इसको जो बांध रहा है, हाँ जी, जो बांध रहा है, खजूर के पत्ते से हाँ बांध। जी। तो हमने क्या किया सर कि ये जो पाइन को वो घास की जगह यूज किया, और जो पत्ते खजूर के पत्ते थे उसकी जगह हमने ये धागा यूज किया। चीज वही है, पत्ता को रिप्लेस किया गया धागे से। और जो वो घास था, हमारे यहाँ बंगड़ करके बोलते हैं हमारे लोकल भाषा में, उसकी जगह हमने ये पाइन को यूज किया, ये पाइन का यूज किया। इसमें पाइन का यूज किया, हाँ जी, ये वाला जो है, हाँ जी, हाँ जी, पहले इसमें ये घास पाइन यूज है, हाँ जी, हाँ जी, राइट, उसके जगह आपने पाइन यूज किया, हाँ जी, और खजूर की जगह आपने धागे का यूज किया। ठीक ठीक। तो फिर हमने क्या किया सर, ये कि 2007 में ऐसे टेढ़े मेढ़े 2-4 प्रोडक्ट बनाए, ऐसे छोटे मोटी जैसी प्लेट जैसी बनाई। और हमारे यहाँ डीआरडीए में उस टाइम हरीश गज्जू हुआ करते थे, पीओ प्रोजेक्ट ऑफिसर डीआरडीए में, तो उनके पास ले गया हम, और वो इतने खुश हुए, उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित किया कि ये बहुत अच्छा काम है, आप इसको आगे बढ़ाओ। फिर उन्होंने क्या किया कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट, जैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक लेटर निकाला, हर ब्लॉक को 15 ब्लॉक हुआ करते थे उस टाइम, आप 16 हो गए। उन्होंने बोला कि 100 लेडीज को ट्रेन करो इसके लिए, और सुदर्शन इनको ट्रेनिंग देगी और ये पाइन का काम सिखाएगी। फिर सर 8 ब्लॉकों में तो हो पाई थी, पर फिर कुछ लोग होते हैं ना उनकी टांगे खींचने वाले। ये तो मैं मानता हूँ, मतलब ये आपने जो बात बोला, ये मैं एक कांगड़ा नेचर पेंटिंग आर्टिस्ट से मेरा बात हो रहा था, जिनके बारे में बोला, जी जी जी, उनकी वार्तालाप में भी ऐसा ही कुछ चीजें है, हाँ जी, कि एक साइंस से काम हो सकता था, बहुत सारे बच्चों का भला हो सकता था, बट वो ईगो में लिया, पोजीशन का ईगो। हाँ, ये सुनने वाले को थोड़ा समझना चाहिए, कभी कभी आपका जो ईगो के कारण जो एक सिग्नेचर होता है ना, बहुत होगा लाइफ डिस्टर्ब हो। अपना कर्मा को बैलेंस रखिए, पोजीशन में आप बैठे हो लोगों का सेवा करने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए, आगे प्लीज। तो फिर 8 ब्लॉकों में हो पाए सर। फिर मैंने उसके बाद वो जो हमने टेढ़ा मेढ़ा सामान बनाया था ना, वो हम रेड क्रॉस का बिल्ला था यहाँ धर्मशाला में, वो वहां पे स्टॉल लगाया, और आधे पौने घंटे में वो सारा सामान बेच दिया, क्योंकि लोकल लोगों को में या धर्मशाला सर, धर्मशाला में, हाँ जी, लोकल लोगों को तो सर पता नहीं था इतना, पर जैसे जो ऑफिसर लोग थे ना, उनको ये नई चीज दिखी। वो रेड क्रॉस के मेले में जो ऑफिसर, डॉक्टर लोग, रेड क्रॉस के बारे में आशा करता हूं सबको पता होगा, इंटरनेशनल सोसाइटी जो रिलीफ एंड रिजुविनेट ऑफ डाइंग क्राफ्ट्स, उसके ऊपर भी काम करते, रिलीफ के ऊपर भी काम करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो फिर आगे तो उन्होंने भी इस चीजों के ऊपर इंटरेस्ट किया। हाँ जी, उन्होंने, तो फिर मेरे को भी लगा सर कि नहीं, ये बहुत अच्छा काम चलने वाला है, और इसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दिन प्रतिदिन इस काम को हम बढ़ाते गए। फिर हमने कितना, मेरे को लग रहा है आज तक मैंने पूरे हिमाचल में 5-6 हजार लेडीज को ट्रेन कर दिया सर, बहुत और बड़ी कामयाबी। और जम्मू में मैंने 350 लेडीज को ट्रेन किया है एंड के। और बांग्लादेश में आप जो गए थे जी, वो वहाँ पे तो सर एसएफजी का था ना, वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए नहीं सर, वहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट आई थी ना, वो प्रिय वाले इसलिए ले गए थे कि जो वहाँ पे जो एसएफजी है वो क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में कौन सी जगह में गए थे, कोई याद है? पूरा बांग्लादेश घूमा सर, वहाँ 4000 चिटागोंग, हाँ जी, हर जगह पूरा 11 दिन में सर पूरा बांग्लादेश घूमा। जैसे हर एक वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा बताएंगे, बांग्लादेश में आप हर एक जगह जो गए क्या करना पड़ रहा है? सर वहाँ पे कुछ नहीं, जैसे हम जा रहे थे, जो एसएसजी अच्छा काम करते हैं ना, वो दिखा रहे थे, जैसे उन्होंने अपनी शॉप्स खोली है, वहाँ की जो एसएसजी, और वो एक्सपोजर, वो एक्सपीरियंस आपको दिखा रहे थे। जैसे वहाँ पे जैसे जो एसएसजी थे, कुछ लोग जो वीविंग का काम करते थे, स्वेटर वगैरह बनाते थे, है ना, और लोगों का अपना अपना काम था। वहाँ पे शुरू से जा तो वो मछली का बिजनेस था, मछली का फार्मिंग होता था। हाँ जी, हाँ जी, वही देखा हमने। फिर वहाँ पे एनजीओ थे बहुत, शायद बांग्लादेश में 4000 के करीब एनजीओ थे। उन एनजीओ ने अपने अपने एनजीओ में बुलाया हमें। तो वहाँ पे मैंने ये देखा सर कि वहाँ जो बांग्लादेश है वो एनजीओ पे ही डिपेंड, वहाँ पे गवर्नमेंट शायद कुछ नहीं करती है,
ऐसा लगा मेरे को क्या बोल भी रहे थे कि यहाँ पे गवर्नमेंट का हमें कोई सहयोग नहीं है। सब अपने आप ही सबको सपोर्ट करके सब चला रहे हैं, ये भी हाँ बहुत जी। बड़ी बात है हाँ जी। कि गवर्नमेंट कर रही नहीं कर रही है वो तो एक अलग ही विषय है, बट लोग उसके भरोसे में नहीं बसे हुए, उसके भरोसे नहीं सर, ऐसा नहीं है। वहां से जुड़ रहे हैं, हाँ जी, फॉर्मेशन करके। वहाँ की एनजीओ बहुत अच्छी है सर। एनजीओ लोगों को इतना जागरूक करते हैं और लोगों को आत्मनिर्भर बनाते हैं कि लोग खुद कमाए और वो खुद अपना वो करें कि सरकार के सहारे ना हो जाते। वो चीज देखी मैंने वहाँ पे जाके। तो वहाँ पे गई थी मैं 2006 में। उम्मीद करता हूँ हमारे वैसे हमारे एनजीओ भी सपोर्टिव हो रहे हैं जी जी। और आगे का गुंजाइश भी बहुत अच्छा है। हाँ जी। बाकी तो आप बता पाएंगे क्या एक्सपीरियंस है? 2007 में फिर ये काम शुरू कर दिए मैंने। 2007 में जब ये काम शुरू किया तो 2007 के बाद सर मैंने यही काम किया। परिवार से सपोर्ट मिला था कि बहुत ज्यादा सर। अगर परिवार का परिवार परिवार में सिर्फ सर हाँ 3 लोग थे, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरा बेटा था। बेटा तो छोटा सा था। जब 2007 में शुरू किया तो शायद वो 8th 9th में था शायद वो 5th 6th में शायद था। तो छोटा सा बच्चा था, जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाती थी तो उसको छोड़ जाना घर। पर ये नहीं लोगों के बच्चों की तरह जैसे मैं देखती हूँ ना कि बच्चे इधर उधर भागते हैं, पर मेरे बच्चा इतना सेंसिटिव था कि उसने जैसे स्कूल से आना, अपना बैग रखना और अपने पापा के पास में शॉप है हमारी छोटी सी, टी स्टॉल है हमारा छोटा सा, या अभी वो वैसे का वैसा ही है। तो वहाँ पे चले जाना उसने, वहाँ पे अपनी बुक्स ले जानी और वहाँ पे पापा के साथ बैठी रहना। जैसे इन्होंने शाम को आना तो उनके साथ आना। फिर जैसे वो तो उसने मेरे को बेटे का सपोर्ट रहा मेरे को 12th तक। हाँ जी। फिर मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। उन्होंने मेरे को कभी नहीं रोका कि तू ट्रेनिंग देने नहीं जाएगी या घर का काम कौन करेगा, खुद मेरे साथ पूरा काम करवाते थे। जैसे मैंने रोटी बनानी तो उन्होंने सब्जी काट देनी, फिर पूरा वो करता। उन्होंने ये जो जिसको हम लोग बोलते हैं पैटर्नियल सोसाइटी, जहाँ पर पुरुष प्रधान सोसाइटी जिसे बोलते हैं, जहाँ पर पुरुष चाहता नहीं कि महिला बाहर जाए काम करने, और इसमें ये भी समझना है कि कोई महिला अगर काम कर रहा है उसका मतलब ये नहीं कि वो परिवार को छोड़ देगा। ये बैलेंस बनाने वाली बात है। यही सुदेशना जी से जो समझ में आना चाहिए वो आ रहा। आप अगर बैलेंस बनाते हो और एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हो, जीना बहुत आसान हो जाएगा। जीने के लिए बहुत बड़ा चाहिए नहीं है, जीने के लिए एक वजह होना चाहिए और म्यूचुअल रेस्पेक्ट वाला। बाकी चीजें जो होता है ना साथ में साथ ग्रो कर लो। खाना तो रोटी है, रोटी का दाम कितना है? बिल्कुल सर। सोना थोड़ी ना खा पाओगे। नहीं सर, शांति रहना। बिल्कुल सर। एक दूसरे के रेस्पेक्ट रहना चाहिए। एक चीज बताओ, गांव में तो मैं सुना हूँ, मैं सही हूँ कि गलत हूँ ये आप बता पाओगे? जी जी। कि औरत या कोई भी महिला घर के बाहर ज्यादा दिन के लिए जाना, ठीक है, ससुराल मायके छोड़ के उसको बहुत ढंग से नहीं लिया जाता। बिल्कुल सर। ठीक है, ऐसा कुछ आप पेश नहीं सर, कभी हुआ ही नहीं सर, कभी हुआ ही नहीं। मेरी जैसे मेरे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने भी मुझको सपोर्ट किया, उन्होंने भी कभी नहीं रोका टोका कि तू नहीं जाएगी या घर में कौन करेगा या छोटा बच्चा है। या मेरे हस्बैंड भी डिसेबल है तो उन्होंने बहुत हिम्मत करी है सर। डिसेबल होते हुए भी उन्होंने घर संभाला है। और मैं जैसे सर वो 10 दिन का मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था तो मैं 12 दिन के बाद आती थी, 1 दिन जाने का 1 आने का, और 10 दिन ट्रेनिंग के होते थे। तो मैं जब 12 दिन के बाद घर आती थी तो मेरे को ऐसे नहीं लगता था कि मैं 12 दिन से घर पे नहीं हूँ। मेरा घर में जैसे चमका होता था वैसे ही। हमारी आदत है कि हम सफाई के लिए बहुत, वो मेरे हस्बैंड सफाई के लिए बहुत चीजें करनी चाहिए उनकी। तो और मेरी आदत थी कि जब मैंने जैसे माना कि मेरे परसों जाना है तो मैंने आज से शुरू हो जाना। दोनों के जैसे कपड़े प्रेस करके पूरी तैयारी करके रख जानी। जैसे राशन का दिखाना कि क्या साफ करने वाला साफ जाना, किनके पास टाइम नहीं होता था दुकान से आना के खाना बनाना। तो वो मैंने भी करी है सर, पर मेरे से ज्यादा इन्होंने करी है कि साथ में दुकान भी संभालनी, बच्चा भी संभालना और घर का काम भी करना। तो मैं तो ये देखा कि यहाँ पे चली जाती थी, अगर ट्रेनिंग में चली गई तो मेरे को तो वहाँ बना बनाया मिल जाता था। और मेरे को वो ये था कि मेरा ट्रेनिंग लेनी है। और मेरे हस्बैंड का ने बहुत स्ट्रगल किया है सर। बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये पाइन नीडल्स का काम करने के लिए
मेन एक इंसान में कोई भी क्राफ्ट हो, स्पेसिफिकली फाइन नीडल आपका जो आप इसके बारे में अच्छे से बता रहा हूँ, एक इंसान के अंदर कौन सी खूबी होना चाहिए? हर इंसान में अलग अलग खूबी ऊपर वाले ने, बिल्कुल सर। जो फाइन नीडल का काम करते हैं जैसे आप करते हैं, आप अपने अंदर कौन सा खूबी देख पाते हैं जिस कारण से आप इस काम को इतने अच्छे से कर पाते हैं? सर मेरे पास मेरे में तो मेरे को ये खूबी लगती है कि ये तो मेरा जब इस क्राफ्ट में इंटरेस्ट बन गया ना, तो मैंने दूर छलांग लगाई नहीं, कि मैंने नहीं सोचा कि इस काम को छोड़ के देखती। मैंने फिर छोड़ा भी था बीच में, मैंने जैसे 2013 के बाद 16 तक 2 साल में फ्री रही, फिर जैसे घर में तो करती रहती थी, पर मैंने जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते मैं मना कर देती थी कि मैंने नहीं करना, क्योंकि एनजीओ में काम करती थी सर। मैंने इतने अपने घर को छोड़ के जाना, मैंने बच्चे को छोड़ना, अपने हस्बैंड को छोड़ना, बीमार रहते थे वो, फिर मेरे को टाइम से पैसा नहीं मिल रहा एनजीओ में। फिर मेरे को लगा कि मैं क्यों जा रही हूँ, क्यों क्या क्या कर रही हूँ, क्योंकि हर चीज के लिए मुश्किल में रहना पड़ रहा है। कि माना कि एक बिस्किट का पैकेट भी लेना होगा तो मेरे को 10 बार सोचना पड़ता था। तो मैंने सोचा फिर मैं किस लिए जा रही हूँ इतने दिन घर से बाहर क्यों रह गई, जब मेरे को कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर मैंने छोड़ दिया था ये एनजीओ को, छोड़ दिया मैंने एनजीओ को छोड़ा। फिर 2016 में मेरे को फिर मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन था 2014 में। उनका ये यहाँ पे वो रोड जैसी पड़ी है, अंदर से हड्डी खराब हो गई थी। तो 14-15 तो ऐसे निकल गया। 16 में मेरे को टूरिज्म डिपार्टमेंट शिमला से फोन आया, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग देने जाती थी ना सर, तो सरकारी डिपार्टमेंट थे सारे, तो मेरा फोन नंबर भी नेट पे था। नेट के माध्यम से उन्होंने पता नहीं कैसे मेरा फोन नंबर लिया। तो फिर उन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट दिया कि कृष्णा जी आप फाइन नीडल की ट्रेनिंग देती हैं, तो हमने भी ट्रेनिंग कुछ लेडीज को ट्रेन करवाना है, तो आप आएंगे। मैंने मना कर दिया सर कि मैं नहीं आऊंगी। बोलते क्यों? मैंने बोला सर मेरे को टाइम से पैसा नहीं मिलता है, और मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है डिपार्टमेंट टूरिज्म शिमला। तो मैंने बोला कि मेरे को पैसों की जरूरत होती है सर, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। फिर उन्होंने मेरे को बहुत देर समझाया कि मैडम आप हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि वो जो सर थे ना शिमला में वो कांगड़ा से थे, पर मैं नहीं जानती थी उनको ना। उन्होंने बोला कि मैं भी कांगड़ा से हूँ, आप मेरे पे विश्वास रखो और आप आओ, हम आपको अपने साथ जोड़ते हैं। फिर मैं आपको पैसे का मैं वायदा करता हूँ कि मैं पैसे आपको टाइम से दिलवाया करूंगा। फिर उन्होंने मेरे को 2 साल का मेरे साथ 2 साल का एग्रीमेंट दिया। फिर शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू, फिर बिलासपुर, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे मेरे से लेडीज ट्रेन करवाई। जैसे वो 30-40 लेडीज का ग्रुप होता था, तो वो कराते थे। जैसे 7 दिन की उन्होंने बेसिक करवाए और 5 दिन की उन्होंने एडवांस करवाए। तो वो मेरे को उन्होंने बोला कि आप कितने पैसे लेंगे? तो मैंने बोला सर जितने आप देंगे वो ठीक, पर ये के टाइम से दे देना। फिर वो क्या करते थे कि आने जाने रहने खाने का वही करते थे सारा। और मेरे को उन्होंने मुझे बेसिक के लिए जाना, मैंने तो उन्होंने 1200 पे पर डे दिया मेरे को। और जब एडवांस के लिए जाती थी, और मेरे साथ मेरे भाई थी, मेरे रियल वो थे, उनको भी सिखाया था मैंने, वो जाते थे मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेली नहीं जाती हूँ। तो उनको देना उन्होंने, जैसे मेरे को 1200 देंगे तो उनको 1000 देंगे, और मेरे को फिर उन्होंने एडवांस का 1500 किया तो उनको 1200 किया। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट से उस टाइम मेरे को बहुत सपोर्ट मिला था। फिर उसके बाद 2017 में मेरे को निफ्ट कांगड़ा से फोन आया कि आप ट्रेनिंग, मैंने सुना है कि आप ट्रेनिंग देती, मैंने सब देती हूँ, कहते आप निफ्ट आओ कांगड़ा। फिर जब मैं निफ्ट गई तो वहां पे भी मेरे को बहुत सपोर्ट, निफ्ट से तो खैर सर मेरे को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है इसकी इतना प्रचार प्रसार नहीं था पहले। जब निफ्ट के साथ जुड़ी उसके बाद मेरे प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार भी हुआ, इसकी मार्केटिंग भी हुई, और मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिला कि मैंने डिजाइन बनाए मेरे बच्चों के साथ बैठ के। और जैसे बच्चे आते थे, आंटी आप ये करो, आंटी हम ये करेंगे, आंटी हम आपकी मार्केटिंग करवाएंगे, हम आपकी जैसे वो विजिटिंग कार्ड बनाएंगे, हम इसका ब्रोशर बनाएंगे। बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया सर मेरे को। तो मेरे को इसके बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था। तो सर 2017 में निफ्ट के साथ जुड़ी, फिर 2018 में मेरे को DIC धर्मशाला ऑफिस से फोन आया कि यहाँ वो स्टार्टअप हिमाचल का एक इवेंट है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो। मैं पहले मना कर दिया, मैंने बोला कि नहीं सर नहीं आऊंगी मैं, क्योंकि उनका तो कुछ है नहीं। फिर सर ने मेरे को यहाँ धाम पीछे, तो मैं वहाँ खाना खाने जा रही थी, तो
मैं बोले सर अच्छा बोलते आओ तो सही मैडम, आपको बहुत फायदा होगा। मैंने बोला नहीं अच्छा सर मैं पहले यहाँ धाम में जा रही हूँ, आके बताती हूँ आपको। फिर मैंने आके फिर उनका कॉल आ गया आधे पौने घंटे के बाद, बोला कि आओ आप जरूर आओ। मैंने बोला सर ठीक है आऊंगी, पर मैं अकेली तो मैं आऊंगी, मैं कितने लोगों को ला सकती हूँ, मैं सकती हूँ अपने साथ। वो बोलते कि 2-3 लोग ले आना। मैंने बोला सर प्रोडक्ट भी लाने हैं? बोलते हाँ प्रोडक्ट भी लाने, ज्यादा मत लाना, 3-4 प्रोडक्ट लेके आना। तो सर मैं गई वहां पे मेरे को 5 मिनट का टाइम मिला कुछ करने के लिए ना। तो उन्होंने जैसे वहां पे मैं मैट ले गई थी, 2 फ्लावर पॉट ले गए थे। उन्होंने जैसे देखा ना, वो दिल्ली से थे वो सर, आकर्षण सेठी, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बोलता है ये पाइन से बना है? मैंने बोला सर पाइन से बना है। तो आप इसको बनाते हैं? मैंने बोला सर बनाती हूँ। चलो कहते सर चलो अच्छा। उन्होंने लैपटॉप रखा मेरे आगे, बोलते कि आप अपना एड्रेस फिल करेंगे इसमें? मैं बोला सर कर दीजिएगा। मैंने कर दिया एड्रेस फिल। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको ना मेल आएगी एक, अगर आप सिलेक्ट हुए, मैं प्रॉमिस नहीं करता, अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपको एक मेल आएगी, तो आपको आईआईटी मंडी जाना पड़ेगा। फिर मैंने बोला ठीक है सर। 3 दिन के बाद मेरे को वो मेल आई, फिर मैं सिलेक्ट हो गई थी। मेरा बेटा आया था घर, उस टाइम लवली में था ये। तो मैंने बोला कि ये मेरे को मेल आई है, मैंने पढ़ तो लिया, पर देखो मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। फिर बोलता हाँ मम्मी आप सिलेक्ट हो गए। फिर वो हम गए आईआईटी मंडी में। फिर वहां पे सर मेरे को हीरो ऑफ द स्टेट अवार्ड मिला, 1 लाख रुपए आईआईटी मंडी पर। तो वो मेरे लिए एक बहुत, मेरी जिंदगी में एक सबसे वो अच्छा समय था मेरे लिए, कि 1 लाख रुपए सुना ही था सर, पर देखा नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आएगा। कौन सी साल की बात है? 2018 था, 30 नवंबर 2018 को मिला था ये सर। जब मेरे को अवार्ड मिला और मेरे को वो 1 लाख रुपए आया, तो फिर मेरे दिमाग में और आया कि मैं और काम करूँ। एक मोटिवेशन मिला सर मेरे को, तो करती गई सर मैं उसके बाद। अब नृत्य के साथ तो जुड़ के तो मेरे को ये कि हर जगह जैसे नई नई जगह इनके इवेंट होते हैं तो मेरे को भेजते रहते, बाकी डिपार्टमेंट वाले भी भेजते रहते हैं उनको। कभी अब ग्रेटर नोएडा जाऊंगी मैं अगस्त में, तो सूरजकुंड, फरीदाबाद, फिर दिल्ली हाट एग्जीबिशन में तो सर मेरे को डिपार्टमेंट की तरफ से जाना पड़ता है। वैसे मेरे को एग्जीबिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को घर बैठे ही बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। और मैंने अपने साथ 30-40 लेडीज को जोड़ के रखा हुआ है, जो कि परमानेंट काम करती रहती है। जो ऑर्डर आते हैं तो सर मैं तो बनाती नहीं कुछ भी, क्योंकि मेरे को ऑर्डर लेना है, ऑर्डर को कैसे वो फाइनल करना है, फिर ऑर्डर को लेडीज को कैसे उनको सिखाना है, फिर वो एक बार सिखा दिए फिर वो घर पे बैठ के बनाती रहती है। घर पे बैठ के बनाने का उनको ये फायदा कि घर में वो बच्चों को भी देख लेंगी, बुजुर्ग सास ससुर है उनके, उनको भी देख लेंगी। यहाँ गांव में तो लोगों ने पशु भी रखे हुए हैं, अपनी खेती बाड़ी भी है, तो सारे काम के साथ घर के काम के साथ साथ वो अपना ये काम मेरा खाली टाइम में करती रहती हूँ। तो एक एक लेडीज को 8 से 9 हजार वो कमाते हैं सर, सारी लेडीज जो आपके साथ जुड़ी हुई है, जो मेरे साथ जुड़ी है सर। तो मेरे को उनसे ऑर्डर बनवाने, फिर वो ऑर्डर खुद लाने, फिर उनको पैक करना, फिर उनको कोरियर वो सब खुद करती हूँ सर। चीज का जो आप काम कर रहे हो, पर्यावरण को कोई फायदा? बहुत बहुत ज्यादा सर, पर्यावरण को तो बहुत ज्यादा फायदा सर इसका। सर पर्यावरण को इसलिए फायदा है कि ये जब गिरते हैं ना सर, तो ये जंगल में जब गिरेंगे, थोड़ी सी चिंगारी पड़ी तो जंगल नष्ट हो जाएंगे, पेड़ पौधे जल जाएंगे, पशु पक्षी जल जाएंगे, जानवर होंगे वो भी जल जाएंगे, तो वो पेड़ पौधे भी बच जाएंगे। जिन जिन लेडीज को मैंने सिखाया उनके घर के पास अगर ये जंगल है तो वो बहुत इसकी वो केयर करती है। ये जल गए तो हमने कहाँ से लेना। मतलब 2 फायदे, एक पर्यावरण का फायदा, पर्यावरण और आपको नेचुरल रॉ मटेरियल मिल जाएगा। बिल्कुल सर। और जहाँ पे ये सर गिरते हैं ना, जहाँ पे ये गिरते हैं वहाँ की पूरी मिट्टी क्षीण हो जाती है, वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ कुछ उग नहीं सकता कुछ भी। तो और दूसरा मेरे लिए फायदा ये है कि मेरा प्रोडक्ट नेचुरल है और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, उसको सेल करने में भी मेरे को ज्यादा परेशानी नहीं आती। एक चीज समझना, ऐसा एक टोकरी जी कोई बता पाओगे मुझे आप लोग में से, एक फाइबर या प्लास्टिक का ऐसा टोकरी का कितना कॉस्ट होगा मार्केट में? रिटेल में लेट्स से कोई 50, 60, 100 मान के चलो, इसका दाम कितना?
1,000। 1,000। अब प्रश्न मेरा ये है, जो इंसान इसको खरीदता है, चाहे टूरिस्ट हो, मैक्सिमम ये कौन खरीदता है? जी। बाहर के लोग, बाहर के लिए। टूरिस्ट मान के चलता है। जी जी अगर टूरिस्ट इसको खरीद रहा है, जी 100 की जगह 1000 दे रहा है, जी। क्यों दे रहा है और क्या सोच के दे रहा है, बता पाओगे? सर उसको ये लग रही है ये प्रोडक्ट नेचुरल है और ये प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, इसका कोई नुकसान नहीं है, ना तो पर्यावरण को कोई नुकसान है। अगर कल को ये गल सड़ भी जाएगा तो मिट्टी को, इसको, जमीन को कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब हवा के लिए कोई नुकसान नहीं है। तो नेचुरल प्रोडक्ट को तो आज और हैंडमेड लोग इतना सोचते हैं, है सर, एजुकेटेड लोग है सर। वो वास्तव में बैठ गए, ऐसा नहीं कि बैठ रहते, हाँ जी, रेसिपी वाले नहीं, जो एक्चुअली सोचते हैं। एक्चुअली जो सोचते हैं वो तो लोग सर, जैसे वो पैसे भी कम करने के लिए नहीं बोलेंगे, वो आएंगे पूछेंगे कितने का है, उनको पता है कि वो एक बार पूछेंगे ये हैंडमेड है, मैं बोलूंगी कि हैंडमेड है सर। कुछ लोग तो बहस करने लगते हैं कि नहीं ये हैंडमेड नहीं है, मशीन से बना है। मशीन से, क्योंकि इसकी जो स्टिचिंग है एक बराबर है। जिन लोगों को बहस करना है वो यहाँ देख सकते हैं, ये है पाइन पेड़ की नीड, और उससे ऐसे जो बना रहे हैं उससे ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो आप इतना इमेजिन कर लीजिए, एक इंसान हाथ से जब बना रहा है, ये क्या, कुछ इंसान, कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल और पर्सन, कितना एफर्ट, कितना टाइम लगता है। इसी चीज को जब अगर कोई चाइना का कोई फैक्ट्री में बनेगा, बनने में हार्डली 30 to 40 सेकेंड रीडिंग मिनट, तो आपको 100 रुपये मिल जाएगा। आप जिस चीज के लिए पैसा देते हो, दैट इज नॉट द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो फ्री है, आप आके जंगल से लेके जा सकते हैं, बट आप एक्चुअली पैसा दे रहे हो इनका मेहनत, इनका समय का, इनका। ये एक टोकरी बनाने में मैडम कितना टाइम लगा होगा? सर इसको 3 से 4 दिन लगते हैं। 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन के लिए आप अगर 1000 रुपया दे रहे हो, तो मैं तो बोलूंगा बहुत कम ले रहे हो। एक जो मिनिमम लेबर कॉस्ट देखा जाए, मिनिमम लेबर कॉस्ट गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया रेट होगा, तो मिनिमम 500 से 600 रुपया एक लेबर को पे किया जाए। ठीक है, आपको अगर फंडामेंटल आइडिया होगा, 600 इंटू 4 करते तो 2400 रुपया होता है, आपको 1000 में मिल रहा है। और चीज का जो वाइब्रेशन होता है, हर एक प्रोडक्ट का वाइब्रेशन होता है, हर एक सामान, हम लोग कोई भी इंसान हो भी सामान हो, हर चीज एटम से बना हुआ है, एटम में वाइब्रेशन होता है। प्लास्टिक में प्लास्टिक का डेड वाइब्रेशन होता है, चीज को जो बना रहे उसका वाइब्रेशन उसमें पास होता है। अब मशीन से बनेगा तो मशीन का वाइब्रेशन रहेगा। अगर आप डीप फिजिक्स में अगर आप समझते हो, अगर आप जो बिलीव करते वाइब्रेशन को, तो आप समझ पाओगे ना। और एक बड़ी बात आती है कि एक क्वेश्चन आता है सुदेशना जी, ये प्रोडक्ट का लाइफ कितना होता है? सर 20 से 22 साल। 20 से 22 साल। क्योंकि सर मैंने जब 2007 में शुरू किया था ना, तो अपने किचन में एक छोटी सी बास्केट लगाई थी, उस टाइम की बनाई, तो वो वैसी की वैसी है। पिछले साल मैंने क्या किया कि वॉशिंग मशीन में डाल दिया, सर्दियाँ थी ना, तो थोड़े थोड़े उसके अंदर रेशे निकल आए, नहीं तो वो वैसी की वैसी है। आपने ऐसा एक प्रोडक्ट जो था एक्सीडेंटली गलती से, हाँ जी, उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया, और वो धूल पीस के थोड़े से रेशे निकल गए इसके ना, थोड़े से रेशे। वैसे प्लास्टिक का प्रोडक्ट रहता तो एनीहाउ, बट उसका तुलना ही नहीं हो। मतलब हर एक चीज का एक अपना स्तर होता है, अपना वैल्यूएशन होता है जी। तो आप सोना के साथ चांदी का तुलना नहीं कर सकते, बिल्कुल सर। चांदी के साथ कोयला का तुलना नहीं कर सकते, हैंडमेड के साथ मशीन का सामान का तुलना ही नहीं होता। और दूसरी बात है, आप एनवायरमेंट को बचा रहे हैं, और जो इनको खरीद रहे हैं उनको भी ऐसा अनुभूति हो रहा है कि वो एनवायरमेंट को बचा रहे हैं। बिल्कुल सर, इसलिए प्रीमियम पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल सर। अगर ऐसा 100 कस्टमर आपके पास आता है, फॉर एग्जाम्पल 100 में से कितने लोग मोल भाव करते हैं आपके साथ? तो कैसे सर, वो एक तो जगह जगह पे डिपेंड करता है। अगर हिमाचल की बात करो तो हिमाचल में तो 100 में से 90 का रिव्यू है, और 10 तो जो होंगे। इसमें है सर की जो हैंडीक्राफ्ट को, जो हैंडमेड चीज को जो ज्यादा वो देते हैं कि हैंडमेड चीज आजकल बहुत कम मिल रही है, आजकल हर काम मशीन से हो रहा है, तो वो लोग तो नहीं, वो लोग बोलेंगे कितने का है,
एक बार पूछी ये हैंडमेड है ये? फिर मैं बोली क्योंकि हमने जब स्टॉल लगाया होता तो वहाँ पे वो अपने वो लगाए होते हैं, बैनर लगाए होते हैं, उसमें लिखा होता है कि ये हैंडमेड, ये लेडीज के फोटो होते हैं उसमें बनाते हैं। शहरों में अगर बड़ा शहर में अगर एग्जीबिशन लग रहा है वहाँ ज्यादा बार्गेनिंग होता है ना, छोटा स्केल का शहर में ज्यादा बार्गेनिंग होता है? छोटे शहर में, छोटे शहर में लोगों को और ऐसे टाइप के लोग आपको कहाँ मिलते हैं जो वो ज्यादातर करती हैं लेडीज, जेंट्स लोग नहीं करते हैं। जेंट्स लोग तो आएंगे देखेंगे कि सुंदर है, देखने में अच्छा लग रहा है, उठाएंगे। मैं इतना दिन तक मतलब मेरे को एक धारणा था हाँ जी। कि जनरली बार्गेनिंग नहीं लेडीज कर लेती है, मैं भी एक्चुअली बार्गेनिंग करता हूँ। अच्छा, झूठ ना बोलो, ये सब चीज में नहीं। अच्छा, बाकी दूसरी चीजों में सर हो सकती है ना, जो मशीन से निकले चीज है उसमें हो सकता है। हाँ, सीजर से आप इसको काटते हैं, हाँ जी, फिर इसका हाथ से जैसे बुनाई चलते है। अब मुझे एक चीज बताओ जी, इस काम का फ्यूचर क्या है? कितना साल तक ये काम ये आगे बढ़ेगा कि ये आस्ते पीछे की तरफ जाएगा? 15 साल, 20 साल, 30 साल? सर जब से मैंने शुरू किया है ना तो बड़ा ये कम नहीं होता, और अभी तो इतना पड़ रहा है ना सर, जिन जिन लेडीज को मैंने सिखाया है ना वो आगे अपना कर रही है, वो आगे ट्रेनर बन के जा रही है और बाकी लोगों को सिखा रही है, तो मेरे को कम होने के चांसेस में से लगते नहीं है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है सर। मतलब समाज में लोग इसके बारे में जागरूक हुए हैं, और दूसरा एक तो नेचुरल प्रोडक्ट है और दूसरा हैंडमेड है, और इससे जंगलों का भी बचाव हो रहा है सर, तो मेरे को लगता नहीं कि कम होगा ये, क्योंकि मैंने आगे मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मेरे बेटे को भी सिखाया, मेरी बहू भी करती है, क्या बात, अपने परिवार मेरी देवरानी छानी सारी करती है। वो लोग दिल से जुड़े हैं कि ना आपने बोला इसलिए जुड़े हैं? सर पहली बार तो मैंने बोला ही था। अच्छा। लेकिन अब मैं यहाँ बैठी तो वो नीचे बैठ के बना रही है, छोटा सा बच्चा है, बच्चे को साथ में सुलाया, वो अभी गई थी, मैं तो वो लगी हुई थी बुलाने, तो बहुत पेशेंस लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो सर पर इसमें थोड़ा ही स्टेबिलिटी जरूरी है कि आराम से बैठ के जो बनाएगा जिसमें तसल्ली होगी, अगर कोई सोचेगा कि ये भी करो और चलते भी रहे तो ये थोड़ा मुश्किल है। आप ये काम करके खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि सर हमारी जो यहाँ कंडीशन थी ना बिल्कुल जीरो थी, तो आज मैं अपने आप को एक आत्मनिर्भर बनती है सर। आत्मनिर्भर। अजय बेटा, आप लोग में से कोई इसको फ्यूचर में एज ए प्रोफेशन लोगे इन अ हाई लेवल? Do you people will take this particular craft in a profession, as a profession? It could be, it won't be as a, I was thinking of a business. Business itself is a profession. Yes. What kind of? I was thinking how it, okay, so basically it was, I have funding and everything, so I was thinking after completion or perhaps after a few months of research and everything, can bring this to an international market which is already existing, however promoting it and on those aspects it could be a very profiting thing. Profiting business. Okay. So do you believe this international market, or let's say people outside India or the developed part of the world is more sensible and more environmental conscious than this area, or what do you say? Obviously few regions are. Few reasons. Yeah. Okay. Let's take an example of Anatomy, a brand by Priyanka Chopra, which is doing great, which is doing really great. As per the articles I read, it is due to the sustainable plus points it has. It is doing that much. Since shampoo brand has many competitions, but the USP for the Anatomy is, that's the brand name, is the sustainable side of it. Okay, so technically there are brands which have been, made by the celebrities and those people
who are basically promoting these products. But now the next part of the question is, do the people who are engaged in the ground level, they are getting the actual level of the revenue which has been, They are not. They are definitely not. maybe this particular anatomy or whatsoever, whatever Yes, the company, they are not getting the deserved. that tag has been given and then it is being sold at 20,000 bucks, right? They get bare minimum. That's concern. So that's again a point Yeah. where we as an individual we can work on that. Yes. This is the second day of the research. I didn't knew this could be a very good business, but yesterday few things made sure that it is a very good. It is a very good doing business. Such It as has a lot of potential. it has a lot of potential. What were what were those key points? As I said, I don't have quite a good research as of now from pushing the point. However, the positives are आपने जैसे बोला ना कि yesterday मतलब कल आप ऐसे कुछ facts के through you came across कि you felt yes. इसमें potential है, वो facts क्या था? The websites selling it and its sales. When we were doing research, those sales and things we tracked, and it was quite good. But still, they are not getting it. That's the thing. Plus, things which are being sent international market is based on like उसमें अगर luxurious के नाम पे if you sell things, it's gonna make good sales. Obviously, इसके साथ you need many backups and many promotional things. That's another thing. But it's gonna rock. So technically the whole game is of branding. How it has been brand and portrayed. Yes. And also if a celebrity Is promoting it. yes. Just like the Ice Cube purse. Got it. Yes. Just a trend thing. If it will And people don't think only behind that particular glamour and that particular branded picture. People don't use the blindly follow it. Got it. So that's something is very. And when I saw this, this particular and this, पहले I was like कि बहुत मतलब it won't be that good of design, you know. But after watching this, it has a lot of potential. And the only thing right now I see is in terms of innovation or creativity, it hasn't grown much. It's like a basic, simple, not basic. I still won't call it basic, but reformation of this. For example, एक छोटी सी कटोरी है, उसका तुम ट्रांसफॉर्म डिजाइन वो करके कुछ अलग बहुत ही प्यारा सा बना रहे हो. It's definitely gonna go insane. And being in Himachal, watching the tourist expenditure on these things, yeah. Makes pretty prominent that it's gonna rock. Because technically tourists have a kitty of disposable income from where they do this expenditures, right? And they come here to visit with a disposable income. Yes. Right. Okay, so that's a good market. Yes. Because tourists are coming to take some souvenirs and something. Do they feel good when they take this? Yeah, they feel like they're taking something from. I haven't done research on that again. But you're from Himachal? You're from I'm Himachal? not from Himachal. I am studying in Himachal. I'm from Gujarat. Gujarat. So now let's assume you as an educational tourist. Yeah. Right. So if you purchase this as a tourist, what would be your mindset? What would be my? Your mindset. What आप क्या सोच के ये खरीदोगे? आप 1000 रुपया इस चीज के लिए क्यों खर्चा करोगे? That it's something which kind of is making me closer to the culture. Plus a sustainable side and a sense of Indian aesthetic. Okay. That would be my take. Yeah, because I'm not this. This is not my aesthetic.
this is not your whatever, like any product which is been made up out of this thing. So you know, inner emotions you understand, अंदर का कुछ feeling होता है जो आपको trigger करता है कोई चीज परचेज करने के लिए, बाइंग बिहेवियर जैसे होता है, ठीक है। तो वो बाइंग बिहेवियर जो होगा, एक बोला जाता है कंपल्सिव, एक होता है इम्पल्सिव। Yes. सो वट एवर द कंपल्सिव और इम्पल्सिव, कुछ कारण से आप खरीदोगे, डेफिनेटली इसमें आप घर में खाना पकाने के लिए तो नहीं खरीदोगे। I'm just trying to make you understand. Yes. Certain things will be there in your mind which will trigger your final purchase decision. वो क्या होगा, यही मुझे समझना है। If I'm coming from Gujarat to Himachal, and if I'm purchasing this, it's going to be a take कि Himachal से ये चीज जुड़ी हुई है, even though it is not related to Himachal. I'll not associate this with Himachal. I'll somewhere associate it with my culture. However, it will be something I bought because I was in Himachal and I wanted to take something as a memory. ओके, सो सुदेशना जी, बातचीत को यहाँ पर एक प्रश्न से कंक्लूड करूंगा। जी सर। प्रश्न मेरा ये है, आपका क्या संदेश रहेगा जिन लोगों को ऐसे टाइप का काम करने का इच्छा है, करना शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो पाइन से हो, ताल का पत्ता से हो या कोई भी पत्ता से हो? जी सर। उनका सोच विचार क्या होना चाहिए और कितना रिस्क वो ले सकते हैं? सर बिना रिस्क का कोई काम सक्सेस नहीं होता, कभी इंसान सक्सेस ही नहीं होता, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना। और रिस्क लेना भी चाहिए, है ना। वहाँ से एक तो अगर माना कि उसमें सफल हुए तब तो ठीक है, अगर नुकसान होते तो सीख मिलती है इंसान को, सीख जाता है इंसान कि मैंने रिस्क लिया था, इसमें मेरे को ये नुकसान, तो उसका एक रीजन देखो कि क्यों मेरे को नुकसान क्यों हुआ, तो सीखेगा ना इंसान उसमें से। आपने ये कितना दूर तक पढ़ाई की है, स्कूल कॉलेज? सर मैंने तो 10th पढ़ी थी मैं, पर मेरी शादी हुई तो मेरे को, मैंने जैसे शादी हुई तो मैं शादी की दूसरे साल मैंने इनको ऐसे ही बोला अपने हस्बैंड को कि मेरा न मन अभी पढ़ने, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो थे वो गरीब फैमिली से थे, तो मैंने बोला कि मेरे को ना पढ़ने को मानना है और मैं सोचती हूँ कि आगे, फिर उन्होंने बोला कि मैंने कौन सा मना किया तू पढ़ ले, और मेरा बेटा हो गया था, शादी के साल बाद ही बेटा हो गया था, तो ये था पता नहीं 1-1.5 साल का था ये, तो मैंने सोचा कि मैंने पढ़ना है, तो ये बोलते कि दे दे तो पेपर दे दे, मैंने +2 के पेपर दिए, ये मेरे को बुक्स ले आए, क्योंकि बीपी ऑफिस में वो चाय देने जाते थे वहाँ ना, हमारी दुकान की चाय जाती थी, इन्होंने बीपीओ सर से बात करी, उनकी मेरी मिसेज को ना पढ़ने का बड़ा शौक है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बुक्स मैं दे दूंगा कहीं से, तो बोलो उनको कि पढ़ो आप। फिर मैंने यही मेरे को बुक्स लाए, छोटा सा बच्चा भी था और मैं जैसे सुबह शाम से मेरे को टाइम लगा तो मैंने पढ़ना, मैंने +2 के पेपर दिए और मैं पास हो गई। धन्यवाद सुदेशना जी बात करने के लिए।